गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम के। सर्कुलेशन में जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने पढ़ा कि ब्लड वेसल और उसको पंप करने के लिए हार्ट, ये तीन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं या तीन इम्पॉर्टेंट एसेसरीज़ हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को कम्प्लीटली सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक, हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, आर्टरीज़ और वेन्स, जहाँ पे हमने देखा कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो तीन टिश्यू की लेयर से मिलके बनी होती है। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटिमा, इन तीन के बारे में हमने डिस्कस किया था। ब्लड वेसल के बाद हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड की कॉम्पोजिशन देखी कि किन चीज़ों से मिलके ब्लड बनता है, और उसके साथ ही साथ हमने ब्लड की कॉम्पोजिशन में ये देखा कि ब्लड जो है वो ब्लड प्लाज्मा और साथ ही साथ ब्लड सेल्स, इन दो से मिलके बना हुआ है। प्लाज्मा की संख्या ज़्यादा रहती है, मात्रा ज़्यादा रहती है, 55% के अप्रॉक्स जो है प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है ब्लड में, एंड 45% के आसपास जो मटेरियल्स हैं, जो एक तरह से फॉर्म्ड कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, वो मौजूद रहते हैं। ठीक है, ब्लड सेल आप सबको पता है कौन कौन से हैं। ब्लड सेल की अगर हम बात करें तो ब्लड सेल है आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ब्लड प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा था, ब्लड प्लाज्मा कहाँ बनता है ये भी पढ़ा था, किस तरह से बनता है ये भी पढ़ा था, ब्लड सेल कहाँ बनते हैं इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन किया था हमने। अब उसको हम चल के यहाँ पे अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर में हम ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं? तीन प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट, तीनों के और भी नाम है। आरबीसी ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, WBC is also known as leukocytes and platelets is also known as thrombocytes. Okay, so it is erythrocyte, leukocyte, thrombocyte. Okay, erythrocyte, leukocyte and thrombocyte. WBC जो होता है वो बेसिकली कलरलेस होता है। ओके, WBC इज कलरलेस। अब यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स अगर देखें, इन तीनों की संख्या के बारे में बात करें कि ब्लड में इनकी मात्रा कितनी कितनी होती है। ठीक है, आरबीसी सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहता है, 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। ठीक है, 5 to 5.5 मिलियन मतलब 50 से 55 लाख। उसके बाद WBC की मात्रा काफ़ी कम होती है, 6 से 8 हज़ार से 6 to 8,000 पर mm क्यूब। छः से 8,000 पर mm क्यूब। और प्लेटलेट्स की बात करें तो ये अप्रॉक्स 1.5 से 3.5 लाख के आसपास पाए जाते हैं, 1.5 to 3.5 लाख पर mm क्यूब। ठीक है, ये बात है तीनों की संख्या की। आरबीसी एरिथ्रोसाइट 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, WBC ल्यूकोसाइट 6 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब, एंड प्लेटलेट्स दैट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट, इट्स अमाउंट इज 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, अब डिटेल में बात करते हैं अपन रेड ब्लड सेल की। आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल, WBC इज वाइट ब्लड सेल। आरबीसी के बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो आरबीसी का जो टोटल लाइफ स्पैन है, मतलब टोटल जो इसका जीवन चक्र चलेगा वो कितने दिन का होगा? लाइफ स्पैन होगा इसका
120 डेज का, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। 120 दिन के आसपास जो है इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आरबीसी बनते कहाँ से, आते कहाँ पे? हम सबको पता है कि ये बोन मैरो से बन के आ रहे हैं, ठीक है, पर बोन मैरो में किस तरह से बन रहे हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। सो बोन मैरो में स्टेम सेल स्टोर होके रहते हैं। स्टेम सेल क्या होते हैं? प्यूरिपोटेंट सेल होते हैं, वैसे सेल होते हैं जिनके पास खुद का कोई फंक्शन नहीं होता, वो किसी और सेल में, किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की क्षमता रखते हैं, कन्वर्ट होने की पोटेंसी रखते हैं, ठीक है। सो दे आर स्टेम सेल्स एंड दे आर प्यूरिपोटेंट सेल, ओके। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट अपन देखते हैं। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन बोन मैरो। बोन मैरो में स्टेम सेल्स मौजूद रहते हैं। अब ये स्टेम सेल करते क्या है? स्टेम सेल के पास खुद का कोई फंक्शन नहीं होता, ये किसी और का फंक्शन जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो सेल हैं ये किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। एक स्टेम सेल है, इसका खुद का कोई फंक्शन नहीं है, वो चाहे तो वो मसल सेल में कन्वर्ट हो सकता है, वो चाहे तो वो ब्लड सेल में कन्वर्ट हो सकता है, ब्लड सेल में भी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल में कन्वर्ट हो सकता है, वो न्यूरॉन में कन्वर्ट हो सकता है, तो किसी भी टाइप के सेल में जो है वो कन्वर्ट होने की क्षमता रखता है। दैट्स व्हाई दीज स्टेम सेल्स आर नोन एज प्लूरिपोटेंट सेल, बिकॉज दे हैव मल्टीपल पोटेंसी to develop into any kind of cell, okay. So stem cells are pluripotent cell, pluripotent, ये शब्द आप लिख लो, pluripotent, PLEURIPOTENT, pluripotent, okay. प्लूरिपोटेंट का मतलब होता है दे आर केपेबल ऑफ डेवलपिंग इन एनी काइंड ऑफ सेल, किसी भी प्रकार के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल मौजूद होते हैं जो कि किसी भी प्रकार के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक। आरबीसी यहीं से बन के आता है। अब होता क्या है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ एक स्टेम सेल है, ठीक है, ये जो है एक स्टेम सेल है। ये स्टेम सेल कन्वर्ट किस में होता है? ये स्टेम सेल कन्वर्ट होता है एरिथ्रोब्लास्ट में। ये स्टेम सेल कन्वर्ट होता है किसमें? एरिथ्रोब्लास्ट में। इरेगुलर शेप का एरिथ्रोब्लास्ट। एक चीज और याद रखना, मैच्योर आरबीसी जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अभी ये इमेच्योर आरबीसी है, जिसको अपन बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। दिस इज एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। ये मैच्योर आरबीसी अभी तक नहीं है, इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियस अभी भी प्रेजेंट है। पर ये जो स्टेम सेल है, ये एरिथ्रोब्लास्ट जो बनाता है, अब इसमें क्या क्या चीज़ है? सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन, जो कि किडनी सिक्रीट करता है। किडनी से एरिथ्रोपोएटिन आता है, यहाँ पे मिक्स होता है, तब जाके एरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। एक ज़रूरी चीज़ एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन जो है मौजूद रहता है, जो कि किडनी से आता है। दिस कम्स फ्रॉम किडनी, कम्स फ्रॉम किडनी, ओके। सो दिस कम्स फ्रॉम किडनी, एरिथ्रोपोएटिन। उसके अलावा विटामिन B12 और विटामिन B9, ये दोनों मौजूद रहते हैं आरबीसी के फॉर्मेशन में। विटामिन B12 और B9 के बिना आरबीसी का फॉर्मेशन अगर होगा तो एनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों विटामिन B12 और B9 ये दोनों एरिथ्रोब्लास्ट पे एक्ट नहीं करेंगे तो एनीमिया हो सकता है। अगर B9 की कमी रहेगी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, और अगर B12 की कमी होगी तो परमिशियस एनीमिया हो सकता है। तो एरिथ्रोब्लास्ट में और क्या क्या लगते हैं? विटामिन B12 एंड विटामिन B9, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन B12 और साथ में विटामिन B9, ये दोनों जो है ये भी ज़रूरी है, B12 एंड B9। अगर ये दोनों एब्सेंट रहे, एब्सेंस ऑफ विटामिन B12 एंड B9 कॉजेज एनीमिया। B12 and B9 causes anemia। अगर
आरबीसी के फॉर्मेशन के समय ये दो जो विटामिन्स हैं वो आरबीसी पे, इरिथ्रोब्लास्ट पे एक्ट नहीं करेंगे, तो फ्यूचर में अनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। महिलाओं में ज़्यादातर मात्रा की जो ज़्यादातर महिलाओं में अनीमिया जो है पाया जाता है। ठीक है, B9 और B12 की बात करें, अगर B9 की कमी होगी, B9 की डेफिशिएंसी होगी तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होने के चांसेस होंगे। B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, B12 की कमी से परमिशियस अनीमिया। ठीक है, परमिशियस अनीमिया, ये दो प्रकार के अनीमिया जो है हो सकते हैं। विटामिन B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, B12 की कमी से परमिशियस अनीमिया। तो ये थी आरबीसी की बात। तो ये क्या था, स्टेम सेल। स्टेम सेल से क्या बना, इरिथ्रोब्लास्ट, और इरिथ्रोब्लास्ट जब मैच्योर होगा तो इससे बनेगा आरबीसी। अब यहाँ जगह ही नहीं है। इरिथ्रोब्लास्ट जो है जब मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योरेशन के बाद यहाँ पे बन जाएगा एक आरबीसी, और इस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होगा। आरबीसी है, मैच्योर आरबीसी है, तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस जो है मौजूद नहीं रहता। तो ये हो गया आपका आरबीसी, मैच्योर आरबीसी। ओके, सो इस तरह से प्रोसेस चलता है। ये स्टेम सेल है, स्टेम सेल से बना इरिथ्रोब्लास्ट, और इरिथ्रोब्लास्ट से बन गया रेड ब्लड सेल, और या फिर अब बोल दो इरिथ्रोसाइट। ओके, सो ये था आपका आरबीसी का फॉर्मेशन। इस तरह से आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? आरबीसी बनना तो अपन ने देख लिया कि किस प्रकार से बनता है, पर आरबीसी खत्म कैसे होता है? 120 दिन का जब इसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा उसके बाद आरबीसी के साथ क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। चलो, 120 दिन के बाद क्या होता है? एक टर्म है, शायद आप सबको पता भी हो, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है? आरबीसी का ग्रेवयार्ड कौन है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ पे इसको दफनाया जाता है? सो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लीन। स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहीं आरबीसी की डेथ होती है। ठीक है, यहीं आरबीसी की डेथ हो जाती है। अब स्प्लीन में किस तरह से डेथ होती है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखें। स्प्लीन के अंदर जो कैपिलरीज होती है ना वो बहुत पतली होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आरबीसी की अगर अपन बात करें तो आर्टरीज आ रही है, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, और उसके बाद आर्टरीज जो है वो स्प्लीन के अंदर जा रही है। स्प्लीन के अंदर जाएंगी तो आर्टरीज कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी। तो ये इस तरह से यहाँ पे पतली पतली कैपिलरीज है। इस तरह से कैपिलरीज हैं, बहुत सारी जा रही हैं। ठीक है, अब आरबीसी जो है यहाँ पे है, ब्लड वेसल में आरबीसी है। अब ये आरबीसी को इस कैपिलरी के अंदर से जाना है। लाइफ में, अपने लाइफ में कई बार जो आरबीसी है वो स्प्लीन से गुजरता है। ठीक है, आरबीसी कई बार स्प्लीन से गुजरता है। तो जितनी बार भी स्प्लीन से गुजरता है, इसकी कैपिलरीज की वॉल इतनी पतली होती है कि मतलब इसकी कैपिलरी का जो बीच में ल्यूमेन है वो इतना पतला होता है, बीच में जो पार्ट है वो इतना पतला होता है, पतला ट्यूब होता है कि आरबीसी उससे जो जाता है तो वो घिसते हुए जाता है। मतलब आरबीसी इस पाइप के अंदर घुसेगा जब, उसके बाद आरबीसी की जो वॉल होगी वो धीरे धीरे डीनेचर होना स्टार्ट करती है। आरबीसी की जो वॉल्स होती हैं वो
धीरे धीरे डीनेचर होना स्टार्ट होती है, वो घिसती जाती है। एक समय के बाद ऐसा होता है कि वो घिसते घिसते आरबीसी जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, अंदर इतना जान बचता ही नहीं है, फोर्स बचता ही नहीं कि आरबीसी जो है वो स्प्लीन को पार कर पाए, ठीक है, और स्प्लीन के अंदर ही से आरबीसी की डेथ हो जाती है। तो स्प्लीन से आरबीसी होते हुए जाता है और बाहर की तरफ निकलता है। इस साइड से मान लो निकल रहा है वेन, ओके, इस साइड से वेन निकल गई, ये कैपिलरीज, इधर आर्टरी और इधर से वेन निकल गई। जब आर्टरीज में इधर से जाएगा आरबीसी, स्प्लीन में फंस जाएगा, स्प्लीन की कैपिलरीज को पार नहीं कर पाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और ब्रेक डाउन होने के बाद टूट के जो है वो बाहर आ जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो टूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये टूट के बाहर आया तो ये जाएगा कहाँ पे, ये यहाँ से पाइप जाएगा सीधे लिवर के पास, ये पाइप जाएगा सीधे लिवर के पास। लिवर में ये डीनेचर्ड आरबीसी चला गया और जब लिवर में ये डीनेचर्ड आरबीसी गया तो लिवर के पास होते हैं कफर सेल, और ये कफर सेल जो होते हैं वो डेड आरबीसी को फैगोसाइट कर लेते हैं, डेड आरबीसी को खा जाते हैं लिवर, और लिवर के अंदर क्या होते हैं, कफर सेल, ठीक है। लिवर हैज कफर सेल्स दैट फैगोसाइट डेड आरबीसी, ये डेड आरबीसी को खा जाते हैं। फैगोसाइट डेड आरबीसी, ठीक है। कफर सेल जो है लिवर में मौजूद रहते हैं, ये कफर सेल जो है वो जैसे ही डेड आरबीसी इनके पास आता है उसको फैगोसाइट कर लेते हैं। अब आरबीसी जो है जब टूटा तो टूट के क्या क्या बना, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है, ठीक है। अब जो हीमोग्लोबिन आरबीसी में मौजूद होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है हीम में और ग्लोबिन में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें अगर कि जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, द हीमोग्लोबिन इन आरबीसी डिसरप्ट्स इनटू हीम एंड ग्लोबिन, ठीक है, दो पार्ट्स में टूट जाता है, हीम में और ग्लोबिन में, ओके। अब यहाँ पे हीम की बात करें, सिर्फ हीम की बात करें तो इस हीम का भी ब्रेकडाउन होता है और हीम जो है डिग्रेड करता है और डिग्रेड करके बनाता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, आपने सुन रखा होगा ये दो। हीम डिग्रेड्स एंड फॉर्म बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन एज एन वेस्ट मटेरियल जो है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन शरीर से बाहर निकल जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का जिक्र होता है, ठीक है। सो जो हीमोग्लोबिन आरबीसी में मौजूद रहता है, जब आरबीसी की डेथ होती है तो हीमोग्लोबिन भी अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन टूट जाता है। हीमोग्लोबिन के टूटने से क्या क्या बनता है, हीम बनता है, ग्लोबिन बनता है। फिर जो हीम बचा वो भी दो भाग में टूटता है, दैट इज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। एक्चुअली टूटता से बिलीरुबिन में ही है, बिलीवर्डिन जो है बिलीरुबिन का ही एक पार्ट है, एक मॉडिफिकेशन है, ओके। तो ये थी पूरी बात, ये था आरबीसी का आपका पूरा कॉन्सेप्ट। आरबीसी बस इतना ही है, ठीक है। आरबीसी के बारे में जो भी चीज़ें हमने पढ़ी वो सारी इतनी क्या कहते हैं सफिशिएंट है, जितना आपको जानना था ये इतना सफिशिएंट है। आरबीसी का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, ये दोनों हमने अभी के वीडियो लेक्चर में कंप्लीटली देख लिया। डब्ल्यूबीसी की अगर अपन बात करें, आरबीसी तो था इतना ही,
अगर अपन WBC की बात करें तो WBC अलग अलग प्रकार के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। WBC का भी जो फॉर्मेशन है वो बोन मैरो के अंदर ही होता है। बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल रहते हैं वो स्टेम सेल WBC का भी प्रोडक्शन करते हैं। ओके, जो स्टेम सेल रहते हैं वो WBC का भी प्रोडक्शन करते हैं इन बोन मैरो। WBC की अगर अपन बात करें, WBC बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक वो WBC जिनके प्लाज्मा में ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे दाने मौजूद होते हैं, और एक वैसे WBC जिनके प्लाज्मा में कोई भी ग्रेन्यूल नहीं मौजूद होता। तो जिनके अंदर ग्रेन्यूल मौजूद होते हैं वो होते हैं ग्रेन्युलोसाइट, जिनके अंदर ग्रेन्यूल नहीं मौजूद होते वो होते हैं एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, सो WBC इज ऑफ टू टाइप्स on the basis of presence or absence of granules in their plasma, granulocyte and agranulocyte। ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट दो प्रकार के WBC होते हैं। अब इनके अंदर भी क्या होता है, इनके अंदर भी क्लासिफिकेशन आती है। ग्रेन्युलोसाइट फर्दर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एसिडिक ग्रेन्युलोसाइट दैट इज एओसाइनोफिल्स, बेसिक ग्रेन्युलोसाइट दैट इज बेसोफिल्स एंड तीसरा होता है न्यूट्रल ग्रेन्युलोसाइट दैट इज न्यूट्रोफिल्स। तो तीन प्रकार के आपके ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। एओसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ये तीन प्रकार के ग्रेन्युलोसाइट मौजूद रहते हैं। ठीक है, तीनों में ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, ईओसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स में। बाइलोब्ड न्यूक्लियस ईओसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स में पाया जाता है। जो न्यूक्लियस होता है उसके दो लोब होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर होता है, मतलब कि जो उसकी न्यूक्लियस है उसकी मॉर्फोलॉजी बदलती रहती है। ठीक है, पॉलीमॉर्फो मतलब अधिक मॉर्फोलॉजी वाली, एक से अधिक मॉर्फोलॉजी वाला। ठीक है, तो उसके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी बदलती रहती है। अब ईओसाइनोफिल जो है वो स्टेन होता है, स्टेन बाय एसिडिक डाई, स्टेन बाय बेसिक डाई। न्यूट्रोफिल्स की अगर अपन बात करें तो बेसिकली इसका क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स जो है ना एसिडिक से स्टेन हो पाता है ना बेसिक से ठीक से स्टेन हो पाता है। इट इज़ अ न्यूट्रल WBC, इट इज़ अ न्यूट्रल टाइप ऑफ WBC। तो ईओसाइनोफिल्स जो है एसिडिक डाई से स्टेन हो जाता है, बेसोफिल्स जो है वो बेसिक डाई से स्टेन हो जाता है। ठीक, एग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो फर्दर एग्रेन्युलोसाइट भी जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एग्रेन्युलोसाइट जो है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक ग्रेन्युलोसाइट दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है मोनोसाइट, दूसरा है लिम्फोसाइट। वन इज मोनोसाइट, अदर इज लिम्फोसाइट। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ओके, सो ये तो इसकी क्लासिफिकेशन है WBC की। ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं वो तीन प्रकार के हैं, एओसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और जो एग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो दो प्रकार के हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के अंदर ही हम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हम इम्यूनोलॉजी का जो हम अपना पेपर पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करनी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब
जब भी शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन आता है तो बॉडी जो है वो WBC रिलीज करती है ताकि इन्फेक्शन से लड़ा जा सके। ठीक है, नॉर्मली शरीर में WBC की मात्रा बहुत कांस्टेंट रहती है, पर जब शरीर बीमार पड़ता है, कोई एक्सटर्नल फॉरेन पैथोजन हमारे शरीर पर अटैक करता है, हमारा शरीर बीमार पड़ता है, इन्फ्लामेट करता है, तब जाके शरीर जो है ज़्यादा मात्रा में WBC रिलीज करता है ताकि जो WBC है वो उस इन्फेक्शन से लड़ सके और हमें बीमार होने से बचा सके। तो हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वाइट ब्लड सेल। ओके, अब बात करते हैं ये जो जितने भी आपको सेल्स दिख रहे हैं ये सारे सेल्स हैं। इओसाइनोफिल इज अ सेल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब सेल हैं, वाइट ब्लड सेल के पार्ट्स हैं। वाइट ब्लड सेल अलग अलग प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट इज ऑल्सो वाइट ब्लड सेल, मोनोसाइट इज ऑल्सो वाइट ब्लड सेल, दीज ऑल आर वाइट ब्लड सेल्स। ओके, परसेंटेज की बात करें, मतलब किसकी संख्या कितनी पाई जाती है इसकी बात करें, इओसाइनोफिल्स जो है वो कंप्लीट जितनी बॉडी में WBC पाया जाएगा उसका 2 से 3% जो है इओसाइनोफिल्स पाया जाएगा। जितने भी WBC पाए जाएंगे मात्रा में उसका 2 से 3% होता है, सिर्फ वो इओसाइनोफिल्स होता है। बेसोफिल्स की मात्रा जो है काफ़ी कम होती है, इट्स ओनली 0.5%। 0.5% के आसपास बेसोफिल्स की संख्या होती है। न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, 60 से 65% ऑफ टोटल WBC आर न्यूट्रोफिल्स। 60 to 65% ऑफ टोटल WBC ये जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स होते हैं। मोनोसाइट भी 6 से 8% के आसपास होता है, 6 to 8%। एंड लिम्फोसाइट जो है वो 20 से 25% के आसपास पाया जाता है हमारे WBC में, 20 से 25%। मतलब WBC की जितनी टोटल मात्रा होगी हमारे ब्लड में उसमें 2 से 3% इओसाइनोफिल्स होंगे, 0.5% बेसोफिल्स होंगे, न्यूट्रोफिल 60 से 65% होंगे, मोनोसाइट 6 से 8% और लिम्फोसाइट 20 से 25% होंगे। ठीक है, अब इनके फंक्शंस के बारे में बात करें, इओसाइनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इन सबके फंक्शन के बारे में अगर अपन बात करें, न्यूट्रोफिल्स के सबसे पहले बात कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होता है इसका फंक्शन होता है फैगोसाइट करना। फैगोसाइट मतलब फॉरेन पैथोजन शरीर के अंदर आएगा, न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है शरीर में, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स जाएगा। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, अगर न्यूट्रोफिल उसको इनगल्फ कर सकता है, निगल सकता है, तो न्यूट्रोफिल्स जो है उसको फैगोसाइट कर लेगा, निगल लेगा, उसको नहीं छोड़ने वाला न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल उसको फैगोसाइट कर लेगा। बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल जब तक ब्लड वेसल में है तब तक बेसोफिल है, जैसे ये टिश्यू में चला जाएगा ये हो जाएगा मास्ट सेल। ठीक है, बेसोफिल जो है वो जब तक ब्लड वेसल में है तभी तक बेसोफिल है, जैसे ही ये टिश्यू में चला जाएगा ये हो जाएगा मास्ट सेल। ये चीज आप क्या कहते हैं, यहीं पे लो बेसोफिल, और जैसे ये टिश्यू के अंदर चला जाएगा ये मास्ट सेल बन जाएगा, ये आप लिख लो। ठीक, बेसोफिल जब तक ब्लड वेसल में है तभी तक बेसोफिल है, जैसे ही ये ब्लड वेसल को क्रॉस करके टिश्यू में चला जाएगा इसको हम मास्ट सेल बोलेंगे। ओके, अब फंक्शन की बात करें तो 3 केमिकल्स जो है बेसोफिल सेक्रेट करता है, 3 केमिकल्स रिलीज करता है, दैट इज हेपारिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसोफिल्स की बात करें तो यहाँ पे हेपारिन, हिस्टामिन एंड तीसरा है सेरोटोनिन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 केमिकल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसोफिल्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। हेपारिन जो होता है वो एंटीकोगुलेंट है, मतलब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता, अगर ब्लड जम गया तो स्ट्रोक आ जाएगा। ठीक है, सो हेपारिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट, खून के थक्के नहीं जमने देता, एंटीकोगुलेंट होता है, जमने नहीं देता खून को। दूसरी बात करें अगर अपन हिस्टामिन की, हिस्टामिन जो है कैपिलरीज में, कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बढ़ाता है WBC और कुछ प्रोटीन्स के लिए। जब इन्फेक्शन का समय होता है तब हिस्टामिन ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, क्यों, ताकि जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में WBC जा सके। ऐसा क्यों, WBC जब ज़्यादा मात्रा में जाएगा तभी तो वो लड़ पाएगा ना, तो इसीलिए वो कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए हिस्टामिन जो है वर्क करता है। सो इट इंक्रीज परमिएबिलिटी
ऑफ ब्लड कैपिलरीज increase permeability of blood capillaries for WBCs and some proteins. WBC और कुछ प्रोटीन्स के लिए जो है वो ब्लड कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बढ़ाता है हिस्टामिन, ठीक है। थर्ड आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का फंक्शन होता है इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करना, मतलब एक तरह से सिग्नल प्रोड्यूस करना कि शरीर में किसी प्रकार की बीमारी आई है या फॉरेन पैथोजन आया है, तो WBC रिलीज करो ज़्यादा मात्रा में। तो सेरोटोनिन क्या करता है, इट इंड्यूसेस इन्फ्लामेशन। इंड्यूसेस इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इंड्यूस करने का काम किसका है, सेरोटोनिन का, ठीक है। उसके बाद फंक्शन बात करते हैं अपन इओसाइनोफिल्स की। उसके बाद अगर अपन बात करें इओसाइनोफिल्स के बारे में, हमने क्या देखा कि दे फाइट पैरासिटिक इन्फेक्शन। दे फाइट पैरासिटिक इन्फेक्शन। पैरासाइट से अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो उस समय इओसाइनोफिल्स जो है वो सिक्रीट होता है, इओसाइनोफिल्स रिलीज होता है और वो जाके अटैक करता है पैरासिटिक इन्फेक्शन फैलाने वाला जो भी कॉजेटिव एजेंट है उसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। फिर बात करें अपन एक ग्रेन्युलोसाइट की। इतना मैं मिटाता हूँ, ये हो गया कंप्लीट, आपके ग्रेन्युलोसाइट का टॉपिक हो गया। ग्रेन्युलोसाइट में हमने क्या क्या देखा, इओसाइनोफिल्स का फंक्शन क्या है, पैरासिटिक इन्फेक्शन से लड़ना। बेजोफिल्स का फंक्शन क्या है, हेपारिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन सिक्रीट करना, जिसमें हेपारिन जो है एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को जमने नहीं देता। जो हिस्टामिन है वो ब्लड कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बढ़ा के रखता है जब WBC रिलीज करना हो। सेरोटोनिन क्या करता है, इन्फ्लामेशन इंड्यूस करता है। अब बात करते हैं अपन एग्रेन्युलोसाइट की, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। और न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है, फैगोसाइट करना। कोई भी फॉरेन इन्वेडर या फॉरेन पैथोजन आ रहा है तो उसको फैगोसाइट कर लेगा न्यूट्रोफिल। सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल ही बॉडी में मौजूद रहता है। अब एग्रेन्युलोसाइट की बात करें अपन, तो उसमें दो आते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है मोनोसाइट लिम्फोसाइट का। मैंने ऑलरेडी बोला कि ये हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। मोनोसाइट की अगर अपन बात करें, मोनोसाइट की बात करें तो दे आर फैगोसाइटिक सेल्स। मोनोसाइट की अगर अपन बात करें तो ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। मोनोसाइट्स आर दे आर फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइट करते हैं, पर जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है और इनको जो वर्क एफिशिएंसी है इनकी जब बढ़ाने की ज़रूरत होती है तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। जब मोनोसाइट्स अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि मोनोसाइट है, छोटा सा मॉलिक्यूल है और ये कुछ फॉरेन पैथोजन आ रहा है, उसको फैगोसाइट कर रहा है। पर जब फॉरेन पैथोजन की संख्या ज़्यादा हो गई, बढ़ गई, उस समय मोनोसाइट अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है मैक्रोफाजेस में। दे कैन चेंज देमसेल्फ इनटू मैक्रोफाजेस। दे कैन change themselves into macrophages। ये जो है मैक्रोफाजेस में कन्वर्ट कर देते हैं अपने आप को जब इन्फेक्शन जो है वो संख्या उसकी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो मैक्रोफाजेस का मतलब, मैक्रो क्या मतलब हुआ, बड़ा, ठीक है। तो ये ज़्यादा मात्रा में पैथोजन को, ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्टरी जो एजेंट है उसको इनगल्फ कर सकते हैं, फैगोसाइट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है लिम्फोसाइट की। अब अगर लिम्फोसाइट की अगर अपन बात करें तो लिम्फोसाइट फर्दर दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट।
दोनों के बारे में आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी कि जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है, दोनों का प्रोडक्शन जो है, दोनों का बर्थ जो है वो कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन भी बोन मैरो में होता है, पर जो टी लिम्फोसाइट है इसका मैच्योरेशन होता है थाइमस के अंदर, ठीक है। सो प्रोड्यूस एंड मैच्योर्स इन बोन मैरो, बी लिम्फोसाइट दोनों के लिए यही होगा कि बी लिम्फोसाइट जो है दे प्रोड्यूस एंड मैच्योर्स इन बोन मैरो। और टी लिम्फोसाइट की अगर अपन बात करें, सो टी लिम्फोसाइट जो है दे प्रोड्यूस इन बोन मैरो, दे प्रोड्यूस इन बोन मैरो बट मैच्योर्स इन थाइमस। ओके, सो बी लिम्फोसाइट जो है उनका मैच्योरेशन और प्रोडक्शन दोनों बोन मैरो के अंदर होता है, पर जो टी लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो में बनते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं थाइमस में, वहाँ वो मैच्योर होते हैं, फिर वहाँ से आके अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। थाइमस जो होता है वो डिग्रेडिंग ऑर्गन है, मतलब थाइमस उम्र के साथ साथ कम होता जाता है, उसका फंक्शन खत्म होता जाता है, गायब होता जाता है। तो एक उम्र आने के बाद अप्रॉक्स 20-21 साल के बाद जो थाइमस है पूरी तरह से रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स कि टी लिम्फोसाइट जो है एक स्पेसिफिक मात्रा में ही बनता है, एक एज ग्रुप के बाद हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट बनना बंद हो जाता है। इसी कारण से जब ओल्ड एज होती है उस समय इम्यूनिटी जो है कम होती है, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट है वो उसका हमारे शरीर में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी कारण से ओल्ड एज में इम्यूनिटी जो है काफ़ी वीक हो जाती है, डाउन हो जाती है, बिकॉज थाइमस मौजूद नहीं रहता है। जब थाइमस मौजूद नहीं रहेगा तो टी लिम्फोसाइट जो है वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे, और टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाएंगे तो जो आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो क्या कहते हैं, कोलैप्स कर जाएगी, एडेप्टिव इम्यूनिटी काम नहीं कर पाएगी। एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन भले ही बी लिम्फोसाइट करता है, पर बी लिम्फोसाइट के काम करने के लिए जो मैसेज प्रोवाइड करवाना होता है वो टी लिम्फोसाइट को ही करवाना होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ टी लिम्फोसाइट होती है ना, टी किलर सेल होते हैं, टी क्या कहते हैं मेमोरी सेल्स होते हैं, टी सेंसरी सेल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के टी सेल्स होते हैं, तो उनके फंक्शंस नहीं हो पाएंगे, तो हमारे जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। ये था आपका पूरा का पूरा ब्लड सेल का कॉन्सेप्ट। ओके, ब्लड सेल में हमने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी के बारे में। प्लेटलेट की बात अगर करें तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट्स का काम जो होता है वो नॉर्मली ब्लड कोगुलेशन में वर्क करता है। हम ब्लड कोगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, अभी इसी चैप्टर में हम ब्लड कोगुलेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें आपको प्लेटलेट का फंक्शन जो है समझ में आएगा आसानी से, ठीक है। तो प्लेटलेट के फंक्शन के बारे में हम ब्लड कोगुलेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे उसका फंक्शन रहता है, किस तरह से प्लेटलेट जो है फंक्शन करता है, किस तरह से कहीं अगर कट लग जाता है, ब्लड का फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे प्लेटलेट जाता है, कैसे अपना फंक्शन करता है, कैसे ब्लड के फ्लो को रोकता है, ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। तो अगर फंक्शन लिखना है प्लेटलेट्स का तो आप ब्लड कोगुलेशन या फिर वुंड कोगुलेशन आप लिख सकते हो। ब्लड को कोगुलेट करने के लिए प्लेटलेट या थक्का जमाने के लिए खून का वो काम आता है, ठीक है। सो आज का वीडियो लेक्चर हम इतना रहने देते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी एक बार पढ़ा है, पर फिर भी हम एक बार डिटेल में ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड सेल का जो पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। जो भी ब्लड सेल के बारे में पढ़ना था, आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो, उनके टाइप्स हो, उनका फंक्शन हो, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, उनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अगले वीडियो लेक्चर में हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, नोट्स बनाइए और पढ़ाई कंटिन्यूअस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।